पॉलिटिकल फ्रेंडशिप, सरल भाषा में कहें तो फुल्ली ज़रूरत वाली दोस्ती। अच्छा, अब ऐसी दोस्ती अगर टूट जाए तो उसकी जड़ क्या होगी? सीधी सी बात है, वो ज़रूरत वाली चीज़। बात है 20वीं सेंचुरी की। दो दोस्त हुआ करते थे, एक ए और दूसरा वी। ए को ज़रूरत थी एनर्जी सोर्सेस की और वी के पास थे विशाल तेल भंडार। नहीं समझे? चलिए कोड वर्ड छोड़ते हैं। ए फॉर अमेरिका, वी फॉर वेनेजुएला। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि 1895 में जब वेनेजुएला का ब्रिटेन से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, अमेरिका ने वेनेजुएला का ओपनली सपोर्ट किया था। और 1930 के टाइम तो स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनीज वेनेजुएला के 98% ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे। सब कुछ अमेरिका के फेवर में ही चल रहा था। लेकिन 1976 में वेनेजुएला ने ऑयल इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दिया। फिर भी वेनेजुएला अमेरिका को ऑयल सप्लाई करता था। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अकॉर्डिंग टू अमेरिका। फिर आया साल 1999। वेनेजुएला की सत्ता अब ह्यूगो सावेज के हाथों में जा चुकी थी। सावेज की पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ थी, क्योंकि वे अपने रिसोर्सेज का यूज़ अपनी कंट्री के लिए करना चाहते थे। इसके लिए वे अमेरिकी कंपनीज के अगेंस्ट रूल बनाने लगे। इससे अमेरिकी कंपनियों जैसे एक्सॉन और कॉनको फिलिप्स को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये पॉलिटिकल उलटफेर चल ही रही थी कि उसी बीच सन 2002 में वेनेजुएला में मिलिट्री कूप हो गया। हालांकि सावेज की सत्ता बनी रही, लेकिन सावेज ने इसका पूरा आरोप अमेरिका पर लगाया। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अब पूरी तरह खराब हो चुके थे। 2013 में सावेज की डेथ हो गई और प्रेसिडेंट बने निकोलस मादुरो, जिन्होंने अमेरिका विरोधी पॉलिसीज कंटिन्यू ही नहीं रखी, बल्कि उनका और विरोध शुरू कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस लगाए। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन रेट लाखों तक पहुंच गई थी। 8 मिलियन से ज़्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। हालत ये हो गई थी कि 2020 आते आते जिस वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन रेट 3.5 मिलियन बैरल पर डे हुआ करती थी, वो अब सिर्फ 4 लाख बैरल पर डे रह गई थी। अमेरिका ने मादुरो पर कई आरोप लगाए। मादुरो को तानाशाह बताया, क्राइम ऑर्गेनाइजर बताया, नार्को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराया और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी को कुचलने तक का आरोप लगाया। अमेरिका ने दावा किया कि मादुरो कार्टेल डे लॉस सोल्स नाम की एक ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल को लीड करते हैं और उसमें अपने हायर रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को भी शामिल कर रखा है। यूएसए ने मादुरो पर $50 मिलियन से ज़्यादा का इनाम रखा था। इस इनाम का सीधा मतलब है जो मादुरो को पकड़ेगा उसको वो $50 मिलियन देगा। वैसे ये एक ढपोसला है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, कोई चंबल का डाकू नहीं कि इनाम रख लेंगे और पकड़ लेंगे। सितंबर 2025 से अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपनी आर्मी भेजनी शुरू कर दी और इसे नाम दिया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। इसका टारगेट नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना था अकॉर्डिंग टू अमेरिका। इस ऑपरेशन से 35 से ज़्यादा बोट्स पर अटैक किया गया जो ड्रग्स ले जा रही थी, ऐसा रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, बाकी राम जाने। नवंबर आते आते अमेरिका ने 15,000 से ज़्यादा सोल्जर्स यूएसएस गेराल्ड जैसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट को कैरेबियन सागर में तैनात कर दिया था। अब आते हैं उस डेट पर जिसके लिए ये सब तामझाम आपको बताया है। 3 जनवरी 2026 रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां अपनी मंद मंद चाल से चलते हुए 10:46 का आंकड़ा पार कर रही थी। जैसे ही सुइयों के इशारे 10:46 से आगे बढ़े, साथ ही शुरू हुआ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसमें 150 से ज़्यादा अमेरिकी मिलिट्री विमान शामिल थे, जैसे F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, B-1 बॉम्बर, RQ-170 सेंटिनल ड्रोन्स। F-22 रैप्टर ये एक स्टील्थ विमान होता है जो कि रडार को चकमा दे सकता है। इसका यूज़ वेनेजुएला में इंटर करने के लिए किया गया। BA-18G ग्राउलर या एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमान होता है। इसका यूज़ वेनेजुएला के कम्युनिकेशन नेटवर्क और रडार को जैम करने के लिए किया गया था, ताकि मादुरो की हेल्पिंग सिक्योरिटी टीम कोई भी रेडियो सिग्नल ना भेज सके। B-1 बॉम्बर, इसका यूज़ डेल्टा फोर्सेस को कैरी करने वाली हेलीकॉप्टर्स को कवर देने में किया गया और इसने वेनेजुएला के एयर ड्रॉप सिस्टम को तबाह किया। RQ-170 सेंटिनल ड्रोन्स, इनका यूज़ मादुरो के पैलेस के ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए किया गया।
और एआई की हेल्प से मादुरो की सिक्योरिटी टीम के रेडियो सिग्नल्स को वाइट सिग्नल्स में बदलने के लिए किया गया। एंटीना ना पकड़ने पर टीवी पे जैसी आवाज़ आती है उसी को वाइट नॉइज़ बोलते हैं। इससे एडवांस प्रिपरेशन के साथ अमेरिकी जासूस मादुरो के बेडरूम तक की पूरी जानकारी रखते थे। मादुरो कब जगते हैं, कब उठते हैं, पूरा पता अमेरिका को था। वेनेजुएला में एंटर करने से पहले ही अमेरिका ने काराकस की पावर ग्रिड में मालवेयर भेज दिया था। इससे जैसे ही वेनेजुएला के काराकस शहर के पास अमेरिका की टीम पहुंची, शहर की लाइट्स कट हो गई, पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। रात के करीब 2:01 पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स मादुरो के गढ़ फुर्ते ट्यूना के पास उतरे। डेल्टा कमांडोज को महल के अंदर हर कोने की जानकारी थी, क्योंकि सेम नकली महल बनाकर उन्होंने महीनों मॉक ड्रिल की थी। अमेरिकी कमांडोज अपने साथ भारी ब्लो टॉर्च लेकर गए थे कि अगर मादुरो किसी भारी स्टील की सेफ दीवार के पीछे छुपना चाहे तो उसे काट सके। हालांकि मादुरो को उन्होंने उनके रूम से ही पकड़ लिया, भागने का टाइम ही नहीं दिया। ये काम 30 मिनट में ही पूरा हो गया। वैसे ना तो मुद्दा नार्को टेररिज्म का है, ना ही तानाशाही का। सीधी सी बात है, वेनेजुएला के पास है भारी मात्रा में ऑयल और अमेरिका के पास है मजबूत लाठी की ताकत। गेम ऑफ पावर।